दुर्दांत अपराधियों से जेल में जाके गले मिलेंगे और उसको बचाने के लिए फर्जी मुकदमा लिखवाएंगे गवाहों के खिलाफ और कहेंगे कि उनको लोग माने कि बहुत बड़े राजनेता हैं। हम तो वो कहानी नहीं दोहराना चाहते हैं जो बात बात में लोग दोहरा देते हैं कि यही योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट के सदन में एक समय था तो क्या स्थिति आ गई थी। हम उसे नहीं दोहराना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम अगर इस स्थिति में कभी हो कि हम अपने ऊपर जो आरोप है उस आरोप को अपनी कलम से खत्म कर दें तो हम छत पर से कूद के मर जाना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर जो आरोप है उस आरोप का मुकदमा अभियोग न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा, हम उसे समाप्त कर देंगे। तो इतनी छोटी छोटी सोच रखने वाले लोगों को एक छोटा सवाल, तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो घी में लड्डू में, उस मामले को बहुत तूल दिया मीडिया के लोगों ने और बताया गया जिन लोगों की भी बालाजी और उनके मंदिर के प्रति आस्था है, लाखों करोड़ों दर्शनार्थी हैं जो वहां जाते आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, सभी लोग आहत हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा था कि प्रसाद में एनिमल फैट के नाम पर यह भ्रांति फैलाई गई कि जैसे कोई चर्बी मिलाई गई हो। मेरा यह मानना है कि एनिमल फैट का अर्थ यह है कि गाय और भैंस के घी और मक्खन डाल के वो प्रसाद तैयार होता है और लोगों ने इस तरह का परिदृश्य बना दिया कि ये चर्बी के से पैदा किया। चर्बी से भी एनिमल फैट आएगा और घी को आप प्रयोगशाला में भेज के देख लो, शुद्ध घी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको वनस्पति घी नहीं कहा जाएगा, उसको एनिमल फैट ही कहा जाएगा। तो ये जो प्रसाद तैयार होता था वो मेरे समझ से घी, मक्खन, दूध, दही, अब फिश को हम नहीं जानते, हम फिश का उसकी परिभाषा नहीं करेंगे, उसने फिश के लिए नहीं कहा। सर्टिफिकेट में उसने, मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है एनिमल फैट, फिश एनिमल नहीं है। फिश ऑयल तो हो सकता है लेकिन एनिमल फैट लिखा हुआ है। आप अपने घर में देसी घी हो, अगर गाय हो, भैंस हो आपके पास, उससे जो घी बना है घर में उसको भेजिए, यही आएगा एनिमल फैट। इसको फैलाने के पीछे, प्रोपेगेंडा करने के पीछे इसकी एक षड्यंत्र ये है कि जो काम ये लोग कर रहे थे उन लोगों को उस काम से हटाया जाए और फिर किसी को काम ये सौंपा जाए और वो ठेकेदार जिसको ये सौंपा जाए वो ये सप्लाई करे और वो ठेकेदार गुजरात से आ जाए और करोड़ों रुपए की कमाई का एक नया रास्ता बना दिया जाए। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कभी पैसा लगता था? 300 रुपए का रेट खोल दिया गया। क्या है ये? आपने आस्था को मजाक बना दिया। हमारे एक मित्र हैं, कहने लगे कि भैया हमन का तो कचहरी में तारीख रह जाएंगे तो पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करके जाएंगे। हमरा के अपना खातिर, लड़की खातिर कहीं क्या देखे जाए के बाद तब वो पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करके जाएगा। कहीं मेहमानी में आस्था तो व्यवसाय बना दिया और टोटल जनता ने नकार दिया। भगवान राम के मंदिर को जितना धूमधाम से आपने बनाया और शास्त्र और धर्म की रीति और नीति के विपरीत जाकर अधूरे मंदिर पर, जिसके कलश पर ध्वजारोहण भी नहीं हुआ था, आपने भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी करा दिया और परिणाम कितना भयंकर हुआ आज देख लीजिए। शर्म ना आए तो और बात है। 13 किलोमीटर की सड़क आपने बनाया, 18 जगह गड्ढा हो गया। अयोध्या का प्लेटफॉर्म और उसकी सारी दीवार जो आपने उद्घाटन किया गिर गई। आपने आकलन किया, आपकी टीम ने आकलन किया
कि 5 लाख से 10 लाख दर्शनार्थी हर रोज आएंगे। और आज क्या स्थिति है? हिंदुस्तान के 8 बड़े शहरों से हवाई जहाज की यात्रा का प्रबंध किया गया। दुकानों का, शोकेस का, शोरूम का अलॉटमेंट 80-80 लाख, 1.5 करोड़ लेकर के, और आज हम अपनी तरफ से गाड़ी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए हम लोग सब लोग देख आए कि प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या कितनी रह गई। लाखों छोड़ो, हजारों में नहीं रह गई। एक सवाल और है शासक जी, कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो नेम प्लेट वाला एक कानून कर दिया कि सारी दुकानों में जो है वो खान पान की दुकानों में नाम लगेगा, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश की सरकार ने चीन बीफ कंपनी के मालिकों को बीफ बेचने, एक्सपोर्ट करने और उसका धंधा करने का लाइसेंस दे रखा है। उनमें से मेरी जानकारी के हिसाब से कम से कम 9 तो ऐसे हैं जो अकेले गुजरात के हैं। अल कबीर, तो उनका नाम आप उजागर कर दिए, कौन लोग हैं? ये जो टॉपर 9 ठो हैं, आप इसका नाम उजागर करेंगे तो चकित रह जाएंगे। एक को मुसलमान नाम, इसकी देखा देखी हिमाचल में भी लागू हो गया। करें लोग, यही सब रह गया है। और ये शॉर्टकट है जनता को भरमाने का तरीका। लेकिन आम जनता तो त्राह बोल चुकी है। गाजीपुर की बाजारों में चलिए, त्योहार का सीजन है, गंगा की बाढ़ लहरें शबाब पर हैं, लेकिन हम लोगों को संतोष है। हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में लोग कहते थे कि गंगा जी जुतिया का मार भात खा के लौट जाएंगे। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, अब बाढ़ लौटेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इस त्योहार के सीजन में, आगे आने वाले दिनों में विजयदशमी, नवरात्रि शुरू होने वाला है। बाजारों की रौनक जाके देखिए, दुकानें खुली हैं, सजी हुई हैं, ग्राहक नहीं है, पैसा नहीं है। लोगों को पता चल चुका है कि सिर्फ बात है, ढोंग है, भ्रम है। इसका असर ये सरकार देश को चुनावों में भी 100% पड़ेगा। क्या लगता है? हरियाणा 100% पड़ेगा। हरियाणा का परिणाम, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 10 से 15 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। केजरीवाल और कांग्रेस का सब के बावजूद देखिएगा, अब अपने दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं इसलिए हम लोग जीत जाएंगे। आपकी डबल इंजन की सरकार चलती रही है, बननी चाहिए आपकी। कश्मीर में आपके विकास पुरुष लगातार धुआंधार विकास करते रहे, बननी चाहिए आपकी, लेकिन जनता खारिज कर देगी। अब नौवा कितना बाल बाबू साहब अगवे आए। महाराष्ट्र क्या लगता है? महाराष्ट्र में तो मैं समझता हूं कि इतनी बुरी हार होगी कि शायद इन लोगों को प्रायश्चित करने का भी मौका न मिला। महाराष्ट्र में तो ये बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। इसके बाद उपचुनाव है यूपी का 10 सीट। नहीं, हाँ, यूपी के उपचुनाव के लिए अभी आप पूछेंगे। आप बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद देश में रिक्त सीटों पर बंगाल में, बिहार में, उत्तराखंड में चारी तरफ चुनाव हो गया। देश भर में रिक्त सीटों पर उत्तर प्रदेश को रोक दिया गया कि हाँ माहौल खराब है, हालत पंचर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को रोकने में सफल हो गए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है। अब अगर आप कराते भी हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं हरियाणा के साथ? हो रहा देश में चुनाव, करा दीजिए। हालत खराब है, गोद लिया जा रहा कि मिल्कीपुर को हम गोद लेते हैं। मिल्कीपुर को मुख्यमंत्री ने गोद ले लिया। कहां कहां गोद लीजिएगा? 10 में 1 सीट जीत सकते हैं, बस एक पे फाइट दे सकते हैं। बाकी नतीजा चाहे आज हो या 2027 में हो, पतन निश्चित है। 100 से नीचे चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 2027 जी।
और उससे पहले अगर एक और चल रहा है अंदर अंदर खिचड़ी, आप लोग इसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर है। इस बाई इलेक्शन के बाद जब ये स्कोर नहीं दे पाएंगे तो इनको बदलने के लिए भी इनकी पार्टी खुद ही तैयार है। और ये भी अपनी जो स्वयंभू सेना है उसको भी ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। पैरेलल सेना सक्रिय हो रही, रियाज शुरू कर दिया उसने भी। सांसद जी, एक चीज है कि अभी आज केजरीवाल जी मोहन भागवत जी से रोज 5 सवाल पूछ रहे हैं। भाई मोहन भागवत जी का मैं तो सम्मान करता हूं और वेलकम करता हूं। उनके पिछले 5-6 वक्तव्य, आधे दर्जन वक्तव्यों को हमने पढ़ा है और सुना भी है। तो जो हेडगेवार साहब के समय की जो विचारधारा थी और आज जो श्री मोहन भागवत जी के माध्यम से अपनी टीम के बीच में जो पैगाम दिया जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है, उसमें बहुत सुधार हुआ है। मैं वेलकम करता हूं उनके इस तरह के विचारों का। केजरीवाल जो सवाल काफी गुंजाइश होना, हमने वो सवाल भी नहीं देखे। केजरीवाल जी, हम भी उस तीर्थ यात्रा से कुछ दिन जब अंदर गए थे तो भीतर समय बहुत होता है, तो कुछ लिखा जाए, कुछ सोचा जाए। केजरीवाल भी काफ़ी दिनों तक उस तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं, तो कुछ सोचे होंगे, विद्वान आदमी है, कुछ सवाल रख रहे होंगे, बता रहे होंगे। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो बता रहा हूं कि कुछ सुधार की दिशा में आरएसएस संघ चालक उनके वक्तव्यों से थोड़ा सा लगता है कि वो स्थिति को समझ रहे हैं और उसके अनुसार उनके वक्तव्य आ रहे हैं और वो चाहते हैं कुछ परिवर्तन, जिससे कि परिस्थितियों को संभाला जाए। संसद जी, मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ सवाल है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो शासन को दे दी गई हार्ट अटैक की। दूसरा, उनकी कुछ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिवार क्या कर रहा है? देखिए, बाकी जो पहली वाली है फर्स्ट, तो जो फर्स्ट, हाँ, तो ये आप लोग उसी दिन से चला रहे हैं जिस दिन घटना हुई। अभी उनका शव भी नहीं आ पाया था घर पे, उसी समय आपने डिक्लेयर कर दिया। मैंने सवाल किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये आ ही नहीं सकता, ये नहीं लिखा जा सकता। आप किसी मेडिकल ऑफिसर से पूछिएगा, हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये कभी नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। लेकिन आपने लिखा, मीडिया ने लिखा, सरकार के बैठे हुए लोगों ने यही वक्तव्य दिया। जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया था कि हाँ, लेकिन उसमें आया कि नहीं हार्ट अटैक? आया ना, तो ये उस दिन आया भी नहीं। अब तो फाइनल रिपोर्ट चली गई। अब सुनिए ना, उसी दिन चली गई जिस दिन प्रदेश का मुखिया कह दे, जिस दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को चलाने वाले सारे अधिकारी कह दे, जिस दिन देश का सारा मीडिया कह दे, तो अब उसमें उसी दिन सब हो चुका था। नया क्या हो गया? अब नया यह है कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई शुरू हुई है, बेचैनी वहां है, उस बात को लेके है। हमने पहले भी कहा था कि इस सवाल पर आपके सामने कोई बात कहने से बेहतर है कि न्यायालय में कोई बात कहें। आप एक पक्ष सुन चुके हैं, एक पक्ष को चला चुके हैं। से आप उच्चतम न्यायालय में डिफेंड कर रहे हैं। और ये जो अभी भी सब जुडिश है। और ये जो सरकारी संपत्ति, और ये भी आपको बताएं कि कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है, भारत के नियमों में, कानून में ये व्यवस्था है कि हर कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाए और वो जांच शासन को सौंप दी जाए। तो इसको कोई आप अलग से परोसते हैं, जैसे आम आदमी सोचे कि भाई कुछ जांच में लगा,
हर कस्टोडियल डेथ। इस रिपोर्ट से आप सहमत नहीं? अरे भाई साहब, रिपोर्ट हमसे मतलब ही नहीं है। हम तो बता के चल रहे हैं कि ये सरकार प्रायोजित हत्या थी और सरकार की गोद में पलने वाले एक माफिया को बचाने के लिए कानून के रास्ते से उनका बयान न होने पाए इसलिए की गई। ये हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में कह के चल रहे हैं और हमारा मामला आज भी सर्वोच्च न्यायालय में है। हम वहां इस सवाल पे बात करेंगे। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, तो जो खुद ही नहीं रहा उसका क्या क्या कर दिया गया, अब उस पर क्या टीका टिप्पणी की जाए, क्या टिप्पणी। आप देश में लोकतंत्र की व्यवस्था के बजाय राजतंत्र की व्यवस्था का सपना देख के उसी माहौल में जी रहे हैं, उसी तरह का आचरण कर रहे हैं, वही आपका वो है, तो अलग बात है। लेकिन कानून है, संविधान है, समय भी है और समय के परिवर्तन के साथ सारी चीजें सामने आ जाएंगी।